दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 28 सितंबर 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे हमास को नहीं मिला ट्रंप का सीज़फायर प्लान, बातों का बब्बर शेर बन रहा अमेरिका। रूस ने यूएन में नेतन्याहू को लताड़ा, कहा इसराइल पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करने पर आमादा। अरब नेताओं का यूएन में हमला, फिलिस्तीनी रियासत की मांग उठाई, सऊदी अरब ने भी दी इसराइल को वार्निंग। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात से पहले बड़ी तानातनी, अमेरिका चाहता है जंग का खात्मा, इसराइल की नजर वेस्ट बैंक पर। ईरान पर यूएन सैंक्शंस फिर से लागू, E3 ने दी धमकी, गलिबाफ बोले किसी भी गैर कानूनी कदम का देंगे सख्त जवाब। हसन नसरल्लाह की पहली बरसी पर हिजबुल्लाह ने कर दिया सीधा ऐलान, नहीं डालेंगे कभी हथियार। और सऊदी अरब का मदीना शहर टॉप 100 शहरों में शुमार। वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर दुनिया के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में हुआ शामिल। करते हैं इस शो की शुरुआत मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। मॉर्निंग न्यूज नहीं है क्योंकि मॉर्निंग में शो ही नहीं आया, संडे है, थोड़ा सा आराम में चलेंगे। फिलिस्तीनी तहरीक हमास ने कहा है कि उसे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कोई सीज़फायर प्लान नहीं मिला। ये बयान उस वक्त आया जब इसराइली फौज ने गजा सिटी पर अपना हमला और तेज कर दिया। इसराइली अखबार हारेट्स ने दावा किया था कि हमास ने उस प्लान पर हामी भर दी है जिसमें सारे इसराइली होस्टेजेस की रिहाई, सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और इसराइली फौज का रफ्ता रफ्ता करके हल्के हल्के करके गजा से बाहर निकलना शामिल है। तो ये कहा यह प्लान हमें नहीं मिला है, हमास ने कहा। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लान में ये बात शामिल है कि हमास की हुकूमत गजा में ख़त्म की जाएगी और इसराइल इस इलाके को ना तो अनेक्स करेगा, यानी ना कब्जाएगा, ना शामिल करेगा खुद में, और ना ही वहाँ से फ़लस्तीनियों को निकालेगा। लेकिन एक हमास ऑफिशियल ने रॉयटर्स को ये साफ कहा कि हमारे सामने ऐसा कोई प्लान रखा ही नहीं गया। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रिपोर्टर्स से कहा था कि गजा पर डील होती दिख रही है, लेकिन उन्होंने ना कोई डिटेल्स बताई और ना ही टाइमलाइन। वहीं इसराइल ने अब तक इस पर कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया है। हाँ, खबरें ये हैं और वाकई एक प्लान आया है जो 21 पॉइंट का है और उसी को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। हमास इनकार कर रहा है, लेकिन अमेरिका बातों का बब्बर शेर बन रहा है। कल ही कहा गया था ट्रंप की तरफ से कि नेतन्याहू को भी पूरी खबर है, हमास को भी इस प्लान की खबर है, लेकिन हमास आज इसे झुटला रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू की हरकतों के खिलाफ रूस ने सख्त बयान देते हुए कहा है कि इसराइल पूरे मिडिल ईस्ट को उड़ाने पर तुला है, आग लगाने पर तुला है। न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली के पोडियम से बात कही गई। अपने खिताब में रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने सैटरडे को इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया यूएन के मंच से कि उसके हमले, उसकी कार्रवाइयाँ पूरे मिडिल ईस्ट को ब्लो अप यानी तबाह करने की साजिश है। लावरोव ने कहा कि फ़लस्तीनियों पर गैर कानूनी फोर्स का ताकत का इस्तेमाल और ईरान, कतर, यमन, लेबनान, सीरिया और इराक पर इसराइल की एग्रेशन आज पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करने की एक धमकी है। लावरोव ने वेस्ट बैंक को एनेक्स करने की मांग करने वाले नेतन्याहू के अलाइज, उसके हार्ड राइट मिनिस्टर्स पर भी सीधा निशाना साधा, जैसे बेजल स्मोट्रिच और इतमार बेन-ग्विर। लावरोव ने इन सब पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दरअसल यूएन के फैसले को दफनाने की कोशिश है जो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए लिया गया था। ये लोग उस वेस्ट बैंक को कब्जाने की बात करते हैं। लावरोव ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि फ्रांस, ब्रिटेन और बाकी वेस्टर्न पावर्स ने अब जाकर फ़लस्तीनी स्टेट को तस्लीम किया है। वो ये क्यों नहीं बताते और बताएं कि उन्हें इतना वक्त क्यों लग गया ये करने में। साथ ही लावरोव ने अमेरिका पर ईरान के साथ डिप्लोमेसी तोड़ने का भी इल्ज़ाम लगाया और वार्निंग दी कि रूस पर नेटो या यूरोपीय यूनियन की किसी भी तरह की एग्रेशन का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा, डिसाइसिव आंसर। लावरोव ने साफ कहा, हम पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम नेटो और EU मुल्कों पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारे सदर व्लादिमीर पुतिन कई बार इन झूठे उकसावों को खारिज कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस में अरब लीडर्स ने भी खुलकर बोला और यूएन में सख्त बयान दिया, गजा में जेनोसाइड का इल्ज़ाम लगाया, फ़लस्तीनी रियासत की मांग की। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के स्टेज से अरब ममालिक के नुमाइंदों ने
اسرائیل پر زبردست حملہ بولا، زبانی حملہ جس میں وہ ماہر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں ہو رہے قتل عام کو جینوسائیڈ کہا جائے گا، اور ہم کہہ رہے ہیں، اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا فلسطین کی آزاد ریاست کو تسلیم کرے۔ مصر کے فارن منسٹر بدر عبداللطی نے اپنے خطاب میں غزہ کی تباہی اور اسرائیل کی کارگزاریوں پر کھل کر حملہ بولا۔ انہوں نے کہا کہ یروشلم کی حکومت ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی پر چل رہی ہے اور پورے ریجن کو انسٹیبل کرنے میں لگی ہے، استھر کرنے میں لگی ہے، جو خود UN کے مقصد کے خلاف ہے۔ ادھر سعودی عرب نے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی پر طنز کستے ہوئے کہا کہ 2 سال سے جاری اس جنگ پر دنیا کی چپی قابل شرم ہے۔ مصر نے صاف صاف الفاظوں میں کہا مڈل ایسٹ اب امپلوژن یعنی ایک کوہرام کی کگار پر جا کر کھڑا ہو گیا ہے، اور یہ کوہرام کبھی بھی مر سکتا ہے۔ سعودی عرب کا ایک اور الگ سے سخت بیان آیا UN میں۔ اسرائیل کی جنگی صنعت کو سعودی عرب نے دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ نیو یارک میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کو خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کے فارن منسٹر پرنس فیصل بن فرحان نے کہا کہ غزہ میں جاری اسرائیلی ظلم روکنے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی ناکامی اب صرف ریجن ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی اسٹیبلٹی کو ہلا سکتی ہے۔ مطلب جو آگ نیتن یاہو نے غزہ میں لگائی ہے اس کی آنچ میں پوری دنیا جھلس سکتی ہے۔ انہوں نے صاف کہا کہ دنیا کی خاموشی اور غزہ پر اسرائیلی ایگریشن کو نہ روکنا سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کو ریجنلی اور گلوبلی ڈی سٹیبلائز کرے گا۔ پرنس فیصل نے UN سے مانگ کی کہ وہ کانفلکٹس اور کرائسس کو کم کرنے میں اور اثردار بنے۔ جو تم کر رہے ہو وہ زبانی جمع خرچ ہے، منہ سے گولہ بارود چھوڑ دیتے ہو، کام کرو یار زمین پر۔ سعودی عرب نے زور دیا کہ غزہ میں تابڑ توڑ حملے روکے جائیں، انسانوں کی جان بچائی جائے اور ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچانے کے لیے کوریڈورز فوراً کھولے جائیں۔ سعودی عرب نے 2 ٹوک کہا اب وقت ہے دنیا غزہ میں انصاف کرے اور فلسطینی ریاست کے حق میں کھڑی ہو۔ آپ کیوں نہیں انصاف کرتے؟ کیا آپ نے اسرائیل کے ساتھ تمام تعلق ترک کر دیے؟ کیا آپ کے یہاں سے اسرائیل کوئی فلائٹس نہیں جا رہی؟ کوئی مال سعودی عرب سے اسرائیل سے بکنے نہیں آ رہا آپ کے یہاں؟ سعودی عرب سے سوال ہے یہ۔ آپ جو دنیا سے توقع رکھ رہے ہیں، کیا آپ نے اس کی شروعات کر دی ہے؟ یا دوسروں کو نصیحت اور اپنے کو وصیحت؟ ایک ملاقات ہونے والی ہے، اس سے پہلے بہت زیادہ ٹینشن بڑھ گئی۔ ملاقات ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو کی، جو منڈے کو ہونی ہے، اور امریکہ پریشر ڈال رہا ہے کہ جنگ ختم کی جائے۔ اسرائیل کی نظر، لالچ بھری نظر ویسٹ بینک پر ہے، تو مسئلہ یہی ہے۔ منڈے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو آمنے سامنے بیٹھنے والے ہیں، مگر دونوں کے ایجنڈے بالکل الگ ہیں، جیسے کہ خبریں ہیں۔ امریکی میڈیا سے بات کرنے والے ایک سینئر اسرائیلی سورس نے بتایا کہ نیتن یاہو اس ملاقات میں ویسٹ بینک پر سوورنٹی کا مدعا اٹھانے والا ہے، یعنی کہ اسے خود مختاری دی جائے، اس کے قبضے کو جائز ٹھہرایا جائے ویسٹ بینک پر۔ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی صاف کہہ چکے ہیں کہ میں اسرائیل کو ویسٹ بینک انیکس کرنے نہیں دوں گا۔ یعنی ایک طرف امریکہ چاہتا ہے کہ جنگ کا خاتمہ ہو، دوسری طرف اسرائیل کی نگاہیں ویسٹ بینک پر ہیں۔ اسرائیل کے تازہ حملوں میں آج صبح سے کم 30 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ ان میں نصیرت ریفیوجی کیمپ میں مارے گئے 10 بے گھر فلسطینی بھی شامل ہیں۔ میڈیکل سورسز نے الجزیرہ کو بتایا کہ اسرائیلی فوج گھروں، بلڈنگز اور محلوں کو تباہ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے میڈیکل ٹیمز زخمیوں اور ملبے میں دبے ہوئے لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی۔ غزہ کا سب سے بڑا میڈیکل کمپلیکس الشفا ہاسپٹل زخمیوں کی لگاتار بڑھ رہی تعداد کے چلتے حد سے زیادہ دباؤ جھیل رہا ہے۔ وہاں پر بڑی افراتفری ہے، دوائیاں اور سامان ختم ہونے کے قریب ہے۔ اسٹاف 24 گھنٹے بنا رکے کام کر رہا ہے اور نئے زخمی لگاتار اسپتال پہنچ رہے ہیں۔ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ہیں محمد ابو سلمیہ۔ انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی ٹینکس ہاسپٹل کے ارد گرد پہنچ چکے ہیں اور اندر آنے جانے کی کسی کو اجازت نہیں دے رہے۔ انہوں نے کہا کہ بمباری ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتی، ہر وقت دھماکوں کا شور آتا ہے، مریضوں کو ڈراتا ہے۔ اس وقت یہاں قریب 159 مریضوں کا علاج چل رہا ہے۔ ادھر فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی کے مطابق نصیرت کیمپ میں 2 گھروں پر ہوئے حملوں میں عورتیں اور بچے بھی مارے گئے اور کئی لوگ زخمی ہوئے۔
मलेशिया के साबिक वजीर आजम महातिर मोहम्मद का बयान सुनिए, जिन्होंने कहा है कि इसराइल ने नाजी जर्मनी से मिले अपने तजुर्बे से कुछ नहीं सीखा, यानी हिटलर से कुछ नहीं सीखा, और गजा में हो रहा जुल्म सदियों तक याद रखा जाएगा। महातिर मोहम्मद ने कहा कि गजा की हालत भयानक है। वहां उन्होंने प्रेग्नेंट औरतों को मार दिया, दुधमुहे बच्चों को मार दिया, जवान लड़के लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया, मर्द औरतों और यहाँ तक कि बीमारों गरीबों सबको मार दिया। ये कैसे भुलाया जा सकता है? महातिर ने कहा कि ये जेनोसाइड सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता, याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। उन्होंने गजा की जंग को बोस्निया में मुसलमानों के कत्लेआम और दूसरी जंग अजीम में नाजियों के हाथों यहूदियों की नस्लें सफाई से मिलाया और कहा कि हैरत की बात है, जिन्होंने खुद जेनोसाइड झेला था यहूदियों ने, अब वही दूसरों पर जुल्म ढा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या उन्होंने नाजियों से कुछ नहीं सीखा? क्या उन्होंने हिटलर से कुछ नहीं सीखा? कुछ नहीं सीखा। ईरान पर यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियां रात से फिर लागू हो गई। आज से फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सब ने अब ईरान को कोई गलत कदम ना उठाने की धमकी भी दे डाली है। आखिरी वक्त की न्यूक्लियर टॉक्स नाकाम होने के बाद ईरान पर यूएन की सख्त पाबंदियां दोबारा लागू हो गईं। इसी सिलसिले में फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, जिन्हें E3 कहा जाता है, उन्होंने तेहरान को वार्निंग दी है। तीनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने अपने एक जॉइंट स्टेटमेंट में, एक मुश्तरका बयान में कहा कि यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस का दोबारा लगना डिप्लोमेसी का एंड नहीं है। हम ईरान से कहते हैं कि किसी भी तरह की एस्केलेटरी एक्शन से बचे और अपने लीगली बाइंडिंग सेफगार्ड्स ऑब्लिगेशंस की तरफ वापस लौटे। मतलब बात हमारी मान लो और कोई कदम मत उठाना। तुम अगर सोचो कि हम पे भी कोई सख्ती हमारे खिलाफ करो, कोई रास्ता तंग कर दो समंदर का, कुछ ये मत करना। बातचीत का रास्ता खुला है, पाबंदियां लग गई तो क्या है, बस हमारी बात मान लो, बातचीत से सब सही है, बढ़ जाए आगे। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने साफ कहा है कि अगर किसी भी मुल्क ने गैर कानूनी यूएन सैंक्शंस के तहत ईरान के खिलाफ कोई कदम उठाया तो तेहरान बराबर का सख्त मुंह तोड़ जवाब देगा। आज संडे को पार्लियामेंट सेशन में गालिबाफ ने स्नैप बैक मैकेनिज्म को नाजायज़ करार दिया और कहा कि यूएन सैंक्शंस की वापसी ईरान के लिए नामंजूर है। उन्होंने याद दिलाया कि रूस और चीन, जो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स हैं, उन्होंने भी ऑफिशियली तौर पर ये कहा है कि ये पाबंदियां गैर कानूनी, नॉन बाइंडिंग हैं, मतलब बांधती नहीं है किसी को। गैर कानूनी पाबंदियां हैं और नॉन बाइंडिंग है। गालिबाफ ने दोहराया कि ईरान किसी भी हालत में यूरेनियम एनरिचमेंट बंद नहीं करेगा, क्योंकि ये हक इंटरनेशनल कानून के तहत तस्लीम किया गया है। उनका कहना था कि इन पाबंदियों की अहमियत वैसे भी अमेरिका की एक तरफा सैंक्शंस के मुकाबले में बहुत मामूली है। हिजबुल्लाह का ऐलान सुन लीजिए, फिर वही कहा है, हम कभी अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे। भारी प्रेशर झेल रहे हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने साफ कहा कि उनका ग्रुप अपने हथियार कभी नहीं डालेगा, कभी सरेंडर नहीं करेगा। कासिम ने ये पैगाम उन सपोर्टर्स को दिया जो हसन नसरल्लाह की पहली बरसी पर कल इकट्ठा हुए थे। नसरल्लाह को 27 सितंबर 2024 को बेरूत के साउथ सबर्ब्स में इसराइली एयर स्ट्राइक्स में कत्ल कर दिया गया था। बंकर बस्टर बम उनके बंकर पर गिराया गया था इसराइल की तरफ से, आपको पता है। उधर हिजबुल्लाह पर हथियार छोड़ने का दबाव है। लेबनीज आर्मी ने, यानी लेबनान की आर्मी ने साउथ से शुरू होने वाला डिसआर्ममेंट प्लान तैयार किया है, डिसआर्ममेंट, निहत्था करने वाला। इधर कासिम ने अपने सपोर्टर्स से कहा कि हम कभी अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे और ना ही उन्हें किसी को सौंपेंगे, हम शहादत के लिए तैयार हैं। ये नईम कासिम का ऐलान है। अब एक सॉफ्ट खबर, सऊदी अरब का मदीना शहर, आका ताजदार मदीना का मदीना शहर दुनिया के टॉप 100 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल है। अब मदीना को वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर दुनिया के टॉप 100 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में जगह दी गई है। यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक मदीना शहर सऊदी अरब में पहले, गल्फ रीजन में 5वें और अरब वर्ल्ड में 6ठे नंबर पर है। यानी सऊदी अरब का भी नंबर 1 शहर मदीना बन गया है। ये रैंकिंग इस बात को दिखाती है कि मदीना शहर ने ज़ायरीन और विजिटर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने, फैसिलिटीज़ अपग्रेड करने
اور اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلانز لاگو کرنے میں لگاتار محنت کی ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔